नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की। सबसे पहले आपको बता दें, थोड़ी देर में कर्नाटक के सीएम का ऐलान हो सकता है। सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है, तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। कल बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो आपको बता दें कि डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कुछ ही देर में हो सकता है कि दोनों के नाम का ऐलान कर दिया जाए और कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे सिद्धारमैया। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, जब से चुनाव परिणाम आए हैं, कर्नाटक में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। उसके बाद से सीएम चेहरे को लेकर लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अभी भी यह स्थिति जो है वो क्लियर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से है कि डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम और सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब देखिए, सीएम की रेस में आखिर डीके शिव कुमार पर भारी क्यों पड़ रहे हैं सिद्धारमैया। ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको डीके शिव कुमार के कुछ मजबूत पक्ष हैं वो आपको बता दें। तो देखिए, संगठन पर मजबूत पकड़ है। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के करीबी हैं डीके शिव कुमार, ये कहा जा रहा है। ये देखिए, ये मजबूत पक्ष जो है वो डीके शिव कुमार का है। संगठन पर इनकी पकड़ जो है वो काफी ज्यादा मजबूत है और यही कारण रहा है क्योंकि ये प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्नाटक के। और आपको बता दें कि इसी वजह से कांग्रेस को एक शानदार जीत भी हासिल हुई है। इसके अलावा आप देखें, मजबूत पक्ष यह है कि पुराने नेताओं और पार्टी अध्यक्ष फिलहाल हैं और पुराने नेताओं के साथ इनकी बनती भी बहुत अच्छी है। आय से अधिक संपत्ति केस में ईडी, आईटी, सीबीआई पर का शिकंजा भी इन पे कसता रहा है। ये कमजोर पक्ष है डीके शिव कुमार का। इसके अलावा सिद्धारमैया के मुकाबले अनुभव जो है वो कम है इनका। ये कुछ कमजोर पक्ष हैं डीके शिव कुमार के। इसके अलावा सिर्फ पुराने इलाके में ज्यादा पकड़ है, यानी पुराने इलाके जो रहे हैं वहां पर पकड़ इनकी मजबूत है, तो ये इनके खिलाफ जा सकता है क्योंकि ये कमजोर पक्ष है। इसके अलावा इन्हें मौके भी मिले हैं जो मौका मिलना चाहिए। क्यों? तो इसके पीछे कारण यह है कि ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इनका दावा जो है काफी मजबूत है। इसके अलावा वोक्कालिगा समुदाय से होने के कारण भी इनका दावा जो है वो काफी मजबूत है। तो ये कारण है और साथ ही साथ मेहनत का इनाम भी मिलना चाहिए, ये कहा जाता है। अब देखिए, सिद्धारमैया की बात कर लेते हैं। सिद्धारमैया का जो मजबूत पक्ष है, कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई हुई है कर्नाटक में, तो यह सिद्धारमैया का मजबूत पक्ष है। इसके अलावा राहुल गांधी से काफी करीबी रिश्ते हैं इनके, तो यही एक मजबूत पक्ष है सिद्धारमैया का। इसी वजह से सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हम आपको दे रहे थे कि यही सीएम हो सकते हैं। सभी क्षेत्रों और राजनीतिक दलों में खासा प्रभाव इनका रहा है, यानी क्या दोस्त क्या दुश्मन, यानी दुश्मन का मतलब दूसरी पार्टी के जो नेता हैं वो भी इनका सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल पूरा करने का भी इनके पास एक अनुभव है, तो हो सकता है कि ये अनुभव जो है वो इनके पक्ष में जाए। ये मजबूत पक्ष हैं। सबसे बड़ी बात है छवि इनकी पूरी तरीके से बेदाग है, कोई दाग नहीं, तो ये सिद्धारमैया के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। कमजोर पक्ष क्या है वो भी जान लीजिए। जेडीएस से आए हैं, कांग्रेस में बाहरी का आरोप लगता रहा है, ये इनके लिए नेगेटिव पॉइंट है, कमजोर पक्ष है। कांग्रेस के पुराने नेताओं से इनकी दूरी रही है, यानी कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं कर्नाटक के, उनसे इनकी दूरी रही है, ये इनका एक कमजोर पक्ष है। 2018 में कांग्रेस को सत्ता में वापस नहीं ला पाए थे। जब 2018 में चुनाव हुए थे उस समय 2013 से 18 का टेनियर इनका रहा था, लेकिन उसके बाद 2018 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। उम्र 75 साल है, यह भी एक कमजोर पक्ष हो सकता है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि शायद यही सीएम होंगे। मौका क्यों दिया जाना चाहिए, तो वो भी आपको बता रहे हैं। 5 साल सरकार चलाने का इनके पास बहुत ही अच्छा एक अनुभव रहा है 2013 से 2018 का।
ओबीसी समुदाय से होने की वजह से वोट बैंक में इजाफा। तो अब देखिए ये पॉइंट्स जो हैं इनके पक्ष में हैं, तो सिद्धारमैया ही सीएम बनेंगे, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी भी निकल करके सामने आ रही है। तो इसी बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें, एक है राहुल गांधी से सिद्धारमैया की मुलाकात हुई है। 10 जनपद पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया मिले हैं और उसके बाद वो बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिद्धारमैया ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और कल वो सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। तो देखिए सिद्धारमैया जो कि सीएम हो सकते हैं, इसकी संभावना पूरी तरीके से बनती दिख रही है। राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद वो बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। तो देखिए सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार, स्थिति अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि साफ होती दिख रही है। सिद्धारमैया ने मुलाकात की राहुल गांधी से और इस समय सोनिया गांधी के आवास पर जहां राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी 10 जनपद, वहां पर हमारे सहयोगी रवि मौजूद हैं। रवि आपके पास आ रहे हैं, आपसे समझना चाहेंगे क्या अब हम ये क्लियर माने कि सिद्धारमैया के कंधों पर ही कर्नाटक की जिम्मेदारी मिलने वाली है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए आप ये मानकर चल सकते हैं और कल इसकी आप तस्वीर जो है दर्शकों को दिखाते हुए नजर आएंगे कि सिद्धारमैया कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हालांकि डीके शिव कुमार देखिए अब से 40 मिनट पहले पहुंचे थे राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए। ये 10 जनपद का जो सामने का गेट है, तकरीबन 35 से 40 मिनट तक मुलाकात डीके शिव कुमार की राहुल गांधी से हुई। उसके बाद पीछे के दरवाजे से, यानी कि पीछे के रास्ते से डीके शिव कुमार बाहर निकले, यानी कि वो मीडिया को फेस नहीं करना चाह रहे थे। तकरीबन 35-40 मिनट तक राहुल गांधी से बातचीत हुई। फ्रंट गेट से डीके शिव कुमार अंदर गए थे और बैक गेट से डीके शिव कुमार बाहर निकले। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार क्या बातचीत हुई होगी, क्या उनको कहा गया होगा। पर डीके के कुछ समर्थक हैं, 2-3 समर्थक हैं जो इस वक्त 10 जनपद के बाहर ही पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। अगर डीके शिव कुमार को गांधी परिवार नहीं मना पाए होंगे, डीके शिव कुमार अगर नहीं माने, तो फिर कांग्रेस पार्टी को मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि डीके शिव कुमार इतने कमज़ोर नेता नहीं है और विधायकों की संख्या भी उनके साथ अच्छी खासी है। तो ऐसे में डीके शिव कुमार ने भी एक बात कहा था कि सोनिया गांधी जो भी उन्हें कहेंगी उस बात का वो पालन करेंगे और उनकी बात को मानेंगे। तो सोनिया गांधी इस वक्त हिमाचल में है, दिल्ली में भी मौजूद नहीं है। हो सकता है कि राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से उनकी फ़ोन पर भी बातचीत कराई हो। इस क्रम में डीके सुरेश जो सांसद हैं, राहुल गांधी के आवास पहुंचे। डीके सुरेश जो डीके शिव कुमार के भाई भी हैं। तो ऐसे में तो इन सब के बीच एक और चीज रवि, सिद्धारमैया की मुलाकात हो चुकी, राहुल गांधी की मुलाकात हुई, सिद्धारमैया की मुलाकात हुई, सिद्धारमैया बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या उन्हें तैयारी कल के लिए करने के लिए कहा गया हो, इसकी भी संभावना है? क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी आई कि कर्नाटक में उनके आवास के बाहर जश्न का माहौल भी देखने को मिला। जो सिद्धारमैया के समर्थक हैं वो जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया था जब सिद्धारमैया यहाँ पहुंचे थे राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए और कई विधायकों को साथ में लेकर भी आए थे। और जब राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद वो यहाँ से निकल रहे थे तो सिद्धारमैया के साथ मौजूद उनके समर्थक और विधायकों ने विक्ट्री का साइन भी स्क्रीन पर दिखाया था। तो ये कहा जाए कि हरी झंडी जो है सिद्धारमैया को 10 जनपद से दिखा दी गई, इसीलिए अब वो बेंगलुरु के लिए भी रवाना होंगे और तैयारियाँ जो है वो कमोबेश पूरी की जाएगी। पर स्थिति फिलहाल जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि तस्वीरें आपको, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा तस्वीरें यहाँ से दिखाने की कोशिश करें। आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ जो डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं वो मौजूद हैं और हाथों में जो है तख्तियाँ भी लेकर आए हैं जिसपे डीके फॉर चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है और लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो देखिए माहौल जो है वो दिल्ली में कहीं ना कहीं बदलने लगा है और अगर डीके शिव कुमार को हरी झंडी दिखा दी गई और आतिशबाजी भी कर्नाटका में शुरू हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और प्रदर्शन कर सकते हैं और इनसे
जो तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और देखिए हाथों में तख्ती जो लिए हुए हैं वो उस पे लिखा हुआ है डीके फॉर कर्नाटका, डीके शिव कुमार बैकबोन ऑफ कर्नाटका। तो ये जो लोग हैं वो डीके शिव कुमार रवि को एक समर्थन सवाल ले देने लीजिए के ना लिए यहाँ उनसे, पर पहुंचे हुए हैं। क्या चाहते हैं और वो जो हाथों में रवि अगर संभव हो तो उनसे बात कर लीजिए ना, बिल्कुल। क्या चाहते हैं करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे। आप ये जो तस्वीरें लेकर आए हैं, क्या आप चाहते हैं कि डीके शिव कुमार ही मुख्यमंत्री बने? We want to DK Shivkumar as the Mukhyamantri, CM. सिद्धारमैया को शायद ग्रीन सिग्नल यहाँ से मिल गया है, इसीलिए Siddharamaiah is already 5 years हो गया. Now we want a youth leader, youth dynamic leader. Siddharamaiah you want to, DK Shivkumar you want to CM. डीके शिव कुमार ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो फिर क्या आगे का रास्ता है? I comment decision, but we want to, by force the request, that's all. डीके शिव कुमार पर कई सारे मामला ईडी और सीबीआई का भी चल रहा है, एक बात निकल कर आ रहा है, अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो It is in front of court. I won't discuss that matter because of is in front of the court. We won't discuss about that matter, please. चलिए ठीक है रवि, तो कम से कम इनके डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं वो उनकी ये मांग है कि डीके शिव कुमार को ही सीएम बनाया जाए, लेकिन अब फैसला किसके पक्ष में आता है, क्या डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर है आज की, आपको बता दें 6 राज्यों में एनआईए की रेड देखने को मिली है। 122 जगहों पर छापेमारी की गई है। टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में यह कार्रवाई देखी गई है। खालिस्तानी टेरर नेटवर्क से यह मामला जुड़ा हुआ है, तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनआईए की छापेमारी देश के करीब 6 राज्यों में देखने को मिली है। देश के 6 राज्यों में एनआईए की रेड देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि करीब 122 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। तो देश के कई राज्यों में, करीब 6 राज्यों में यह छापेमारी एनआईए की चल रही है। और आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यह छापेमारी देखने को मिली है। तो टेरर फंडिंग को लेकर यह मामला जो है और उस मामले में छापेमारी लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए की टीम कर रही है। खालिस्तानी टेरर नेटवर्क से यह मामला जुड़ा हुआ है और छापेमारी कई जगहों पर चल रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 राज्य और 6 राज्यों के 122 जगहों पर इस समय छापेमारी जारी है। तो देखिए छापेमारी की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, छापेमारी चल रही है। और आपको बता दें कि 122 जगहों पर छापेमारी इस समय जारी है। एनआईए की टीम ये छापेमारी कर रही है 6 राज्यों के 122 ठिकानों पर। चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें आपको बता देते हैं एनआईए की जो छापेमारी चल रही है उसे लेकर के। तो देश के करीब 6 राज्यों में 122 ठिकानों पर इस समय एनआईए की रेड चल रही है, जिसमें दिल्ली एनसीआर के करीब 32 जगह हैं जहां पर छापेमारी इस समय एनआईए की टीम कर रही है। तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली एनसीआर के ही करीब 32 ठिकानों पर। इसके अलावा पंजाब चंडीगढ़ में करीब 65 जगहों पर, पंजाब और चंडीगढ़ में करीब 65 जगहों पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से जो जानकारी है, उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जो है वो इस समय चल रही है। इसके अलावा राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में करीब 18 जगहों पर इस समय एनआईए की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। तो यह स्थिति है। मध्य प्रदेश में 2 जगहों पर छापेमारी इस समय एनआईए की टीम कर रही है। टेरर फंडिंग को लेकर के यह छापेमारी की प्रक्रिया लगातार कई जगहों पर हम देख रहे हैं। कई जगहों पर खालिस्तानी टेरर नेटवर्क से जुड़े लोगों पर एनआईए का शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। एनआईए का पिछले 3 दिनों में दूसरा बड़ा एक्शन है। यह पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ा एक्शन, लगातार 2 एक्शन हमने देखे हैं। 14 देशों में बैठे 28 गैंगस्टरों की लिस्ट एनआईए ने एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सौंपी है और उसके खिलाफ भी एक्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है। आतंकवादी, गैंगस्टर और नशीले पदार्थ के स्मगलर्स के नेक्सस को तोड़ने की कोशिश है। तो आपको बता दें कि नेक्सस को तोड़ने की कोशिश है और
आपको बता दें कि देश भर के करीब 6 राज्यों में 122 ठिकानों पर इस समय छापेमारी जो है वो एनआईए की टीम कर रही है। तो ये एनआईए की रेड जो है वो लगातार छापेमारी चल रही है। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंजाब की स्थिति वो हमारे साथ शेयर करेंगे। राकेश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, क्या जानकारी? पंजाब में 65 जगहों पर छापेमारी चल रही है। जी अभिषेक, बात की जाए जैसे पंजाब की, तो जैसे आज सुबह से ही करीब एनआईए पूरे देश भर में छापेमारी कर रही है। उसको लेकर अगर बात की जाए पंजाब की, तो जैसे मोगा के 5 इलाकों में जो छापेमारी हुई है, इसी तरह फिरोजपुर में 3 इलाकों में छापेमारी हुई है। पटियाला में एक एनआरआई के घर पे भी छापेमारी हुई है, और नवा शहर जलंधर के पास में है, वहां पे भी एक एनआरआई के घर पे छापेमारी हुई है। खालिस्तान और आतंकवाद को, जो नेक्सस को तोड़ने के लिए इस चीज की छापेमारी की जा रही है। लेकिन हो सकता है कि आज शाम तक जो है एनआईए की तरफ से कुछ पुष्टि कर दी जाए या मीडिया के थ्रू कुछ जानकारी दी जाए, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से और खालिस्तान, माफ कीजिएगा, जो खालिस्तान को लेकर जो बड़ी कार्रवाई की गई है, गैंगस्टर को नकेल कसने के लिए जो कार्रवाई की गई है, उसको लेकर आज शाम तक ये पुष्टि होने की संभावना की जा रही है। ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि छापेमारी पंजाब के अलावा कई राज्यों में इस समय छापेमारी चल रही है। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से, क्योंकि राजस्थान में भी कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। दीपक, क्या अपडेट राजस्थान से, कहां-कहां छापेमारी चल रही है? देखिए बिल्कुल अभिषेक, आज सुबह से ही करीब 3-4 बजे से ही एनआईए की टीम राजस्थान में पहुंची है, और राजस्थान की एनआईए की टीम में जयपुर में यहाँ पर 2 ठिकानों पर कार्रवाई, एक बताया जा रहा है कि झालाने में, एक बताया जा रहा है कि मानसोर में, और जयपुर के अलावा अलवर में, बहरोड में बताया जा रहा है कि जो गैंगस्टर लादे हैं उसके सहयोगी और उसके ठिकानों पर यहाँ पर जो है वो कार्रवाई की गई है। और अलवर बहरोड के अलावा मैं बात करूँ श्रीगंगानगर की, हनुमानगढ़ की, चूरू की, तो कह सकते हैं कि राजस्थान में 20 से अधिक ठिकानों पर एनआईए की टीम ने जो है रेड मारी है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, रोहित गोदारा है, और इसके अलावा गैंगस्टर लादे हैं, इसके अलावा और भी कई गैंगस्टर जो एनआईए के पास तमाम गैंगस्टरों पर, उनके सहयोगियों पर, करीबी पर जो है छापेमारी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो है लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया, कुछ लोगों से यहाँ पर पूछताछ की गई है, और बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में हथियार जो है वो भी इनसे मिले हैं। उसके साथ ही इन सभी जो बदमाश जो इनके सहयोगी, उनके मोबाइल फोन यहाँ पर जब्त कर लिए गए, और उनकी कनेक्शन की बात की जा रही है। इस तरह से बीते कई सालों के अंदर लॉरेंस बिश्नोई जो है राजस्थान में एक्टिव नजर आ रहा है, कहीं इसमें मर्डर करवा दिया, कई एक्सटॉर्शन रंगदारी को मांग रहा है। तो कह सकते हैं कि राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क तोड़ने के लिए एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई, इसके साथ ही टेरर फंडिंग की बात सामने आ रही है। हालांकि राजस्थान में कोई कनेक्शन नहीं है, राजस्थान में ये पूरी तरह से कार्रवाई जो है वो कहने की गैंगस्टर के खिलाफ मानी जा रही है। लेकिन एनआईए की जो रेड है वो पूरी तरह से एक जॉइंट ऑपरेशन, जिसमें टेरर फंडिंग का मामला आ गया, जिसमें खालिस्तानी कनेक्शन है वो यहाँ पर बात सामने आ गई, ड्रग्स स्मगलिंग, गैंगस्टर, तो इन सभी पहलुओं को लेकर एनआईए की टीम ने कार्रवाई की है। देश भर में कार्रवाई है, राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण ये कार्रवाई है। बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो है हथियार यहाँ पर मिले हैं, लोगों को, बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो कह सकते हैं कि अभिषेक अभी कार्रवाई जारी है, अभी पूछताछ जारी है, मान सकते हैं कि शाम तक इस पूरे मामले में एनआईए पूरा खुलासा कर सकती है। जी अभिषेक। ठीक है राकेश, आपसे भी एक चीज जानना चाहेंगे, अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई है कि जो छापेमारी चल रही है उसमें क्या कुछ मिल पाया है? इस तरह की कोई पुष्टि अभी प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, ना ही एनआईए की तरफ से, ना ही एसटीएफ की तरफ से अभी कोई पुष्टि की गई है। अभी आज शाम तक के इंतजार करना होगा कि उसमें आगे क्या निकल के आता है, क्या क्या हासिल हुआ है। इसके लिए एनआईए की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा, लेकिन अब तक इस तरह के प्रशासन की तरफ से कोई अभी जानकारी नहीं दी गई। तो राकेश, इसमें एक और चीज था कि लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को भी तोड़ने की कोशिश है, तो उससे जुड़ी कोई जानकारी? जी बिल्कुल, बात की जाए जैसे कि यूपी में अगर बात की जाए, जैसे योगी जी ने नकेल कसी है, गैंगस्टरवाद को खत्म किया और आतंकवाद को खत्म किया, इसी तरह केंद्र सरकार भी इस चीज को देख रही है कि जो अभी क्राइम की रेशो बढ़ी है। और आपको याद होगा कि पिछले समय में मोहाली में इंटेलिजेंस के ऊपर अटैक हुआ था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो देश की एजेंसियां इसके ऊपर काम कर रही हैं। तो क्योंकि जो अभी देश का माहौल है, उसको लेकर कभी अटैक होते हैं, कभी बेअदबी होती है, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इस नेक्सस को खत्म करने के लिए जो पाकिस्तान का नेटवर्क है, चाहे वो किसी भी गतिविधि में शामिल है, उसको खत्म करने के लिए जो है केंद्र सरकार और पंजाब सरकार इस चीज के ऊपर काम कर रही है। ठीक है
इसके बारे में आपसे भी दीपक जरा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि जो गैंगस्टर्स हैं, खास करके अगर बिश्नोई की बात कर ली जाए, लॉरेंस बिश्नोई, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि राजस्थान और हरियाणा और साथ ही साथ पंजाब में फैला हुआ है। तो उस गैंग को खत्म करना ये बहुत बड़ी चुनौती भी है, और नेटवर्क जो है वो जुड़ा है आतंकवादियों से, इसकी भी जानकारी मिलती रही है। तो उस नेक्सस को तोड़ने के लिए ही क्या एनआईए जो है वो आगे बढ़ रही है? ये प्लान है कि इस नेक्सस को खत्म किया जाए। देखिए बिल्कुल अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में और देश के अलग राज्यों में जो है उसकी पैठ बन चुकी है, उसके नाम का खौफ बन चुका है। वो लगातार बॉलीवुड के स्टार सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी देता है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा सुर्खियों में हो गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, इनके जो बदमाश है उनके पास जो हथियार मिले बीते कई दिनों में, चाहे पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की, राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई, उनके पास विदेशी हथियार मिले हैं। तो कहीं ना कहीं विदेश के हथियार हमारे भारत में कैसे आ रहे, तो कहीं ना कहीं जरूर यहाँ पर कनेक्शन जो है वो बाहर का है। इससे पहले भी एनआईए की टीम ने तमाम गैंगस्टरों पर जो कार्रवाई की थी, तभी भी उनसे बड़ी मात्रा में विदेशी हथियार मिले थे। आज ऐसी जानकारी है कि आज भी कई विदेशी हथियार मिलने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस बात की पुष्टि तो शाम को हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें प्रूव करता है कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का देश के बाहर जो अन्य गैंगस्टर है उनसे इनका संपर्क है, और वहां से जो हथियार आ रहे हैं और उस हथियार को एक्सटॉर्शन में, रंगदारी में, मर्डर में, हत्याओं में, सेलिब्रिटी को धमकाने में ये लोग काम में दे रहे हैं। तो कह सकते हो कि एनआईए की अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है, न सिर्फ गैंगस्टर के खिलाफ बल्कि टेरर फंडिंग और विदेशी जो हथियार सप्लाई है उनको लेकर और ड्रग्स को लेकर। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में बीते कई दिनों में ड्रोन की जो है तस्करी, हेरोइन तस्करी जो है उसकी बात सामने आ रही है। भले आप चाहो श्री गंगानगर में बात करूं, बीकानेर की मैं बात करूं, वहां से ड्रोन के माध्यम से जो है पाकिस्तान जो हेरोइन भेजता है, तो उस नेक्सस से भी यहाँ पर काम किया जाता है। एनआईए की टीम तमाम पहलुओं पर काम कर रही है और कह सकते हैं कि एनआईए की टीम ने बड़ी सफलता अभिषेक यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल दीपक, और नेक्सस को तोड़ना बहुत बड़ी चुनौती भी है, और खास करके जो नशीले पदार्थ हैं उसको लेकर के, क्योंकि पंजाब में नशीले पदार्थ जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से भी सप्लाई किए जाते रहे हैं। और अभी जो जानकारी एनआईए की छापेमारी को लेकर के आई उसमें श्री गंगानगर, जो कि बॉर्डर एरिया है, पंजाब के बॉर्डर पे है, वहां पे भी छापेमारी की जा रही है। तो राकेश, इसके बारे में भी आपसे जरा सा जानना चाहेंगे कि जो नशीले पदार्थों की तस्करी है उस नेक्सस को भी तोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी एनआईए के लिए, क्योंकि आज भी एक खबर ऐसी आई कि एक ड्रोन जो है पाकिस्तान की तरफ से आया और उसमें भारी मात्रा में जो ड्रग्स थे। तो ऐसे में उस नेक्सस को तोड़ने के लिए कितनी ज्यादा चुनौतियां हैं एनआईए के सामने? जी बिल्कुल अभिषेक, बात की जाए जैसे कि रोज अमृतसर बॉर्डर पे, तरन तारण बॉर्डर पे, अलग अलग फाजिलका बॉर्डर पे ये जो नशीले पदार्थ आते हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मिली भुगत या लापरवाही का नतीजा देखा जा सकता है। पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पंजाब पुलिस और जो आर्मी है वो इस चीज को नकेल कसने के लिए जब भी कोई ड्रोन आता है उसके ऊपर अटैक किया जाता है और भारी मात्रा में आता है, लेकिन पाकिस्तान पंगे लेने से नहीं हटता है। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जैसे अभी भी बात की जाए, अब मेरे सहयोगी लुधियाना से हैं, अभी एक दुकानदार को कॉल आई है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से कोई गोल्डी ब्रांड ग्रुप से कोई एक बंदा है जिसने उसको कॉल की, 5 लाख की फिरौती मांगी गई। तो उसको लेकर अभी भी जो रंगदारी मांगी जा रही है। पर और दूसरी तरफ जो है सरकार भी इस चीज के ऊपर संजीदा हो चुकी है। लेकिन इस नेक्सस को तोड़ने के लिए एनआईए जो है वो लगातार प्रयास कर रही है, और एनआईए अगर प्रयास कर रही है तो उस नेक्सस को तोड़ेगी भी, इसकी भी उम्मीद हर देशवासी को है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राकेश आपका, दीपक का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।